नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। उम्मीद है दीपावली का त्यौहार आप सबने अच्छे से मनाया होगा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। यहां आप देखेंगे अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। शेयरों में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी सेवा से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में निवेशकों को आसान भाषा में बताना होगा। साथ ही उन्हें क्लाइंट से इसका एक्नॉलेजमेंट भी लेना होगा। सेबी के इसके लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। मार्केट रेगुलेटर का ये कदम निवेशकों के हित में होगा। सेबी का ये मानना है कि निवेशक को ब्रोकर की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं की मुख्य बातों की जानकारी होनी चाहिए। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। जब इन्वेस्टर्स इसकी शिकायत ब्रोकरेज फर्म से करते हैं तो वे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पढ़ने को कहते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में कई नियम और शर्तें बहुत ही कठिन भाषा में लिखी होती हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.23 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स के आंकड़े आने के बाद पूरे साल के लिए टैक्स कलेक्शन को लेकर के तस्वीर साफ होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच 22% बढ़कर के 10.60 लाख करोड़ रुपए रहा। 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच कुल 1.77 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड किया गया है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी के पास रखे 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लंबे समय से बीमार रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया था। सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। सेबी का आरोप था कि इन दोनों कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करके ये धन जुटाया था। केंद्र सरकार ने सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। सुब्रत रॉय की मौत के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा के चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। हालांकि अब तक महज कुछ ही निवेशकों को मामूली राशि ही रिफंड हो पाई है। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच नियामकीय अड़चनों को दूर किया जाएगा और उद्यमियों को पूंजी जुटाने में सहयोग भी किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय सैन फ्रांसिस्को में है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बातचीत हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर कड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को ई-कॉम और इंस्टा कार्ड के जरिए ईएमआई के तहत कर्ज बांटने से रोक दिया है। ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने आरबीआई के डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। कंपनी दोनों लोन प्रोडक्ट के तहत ग्राहकों को की फैक्ट स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही थी। इसे देखते हुए आरबीआई ने कार्रवाई की है। कंपनी ने जो की फैक्ट स्टेटमेंट जारी किए हैं उनमें भी गड़बड़ी पाई गई है। इन कमियों को दूर करने के बाद ही बजाज फाइनेंस को नया ऋण देने की मंजूरी दी जाएगी। स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच अमेरिका में महंगाई घटने से घरेलू बाजारों में उछाल आया। अमेरिका में महंगाई को लेकर के रिपोर्ट उत्साहजनक होने से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में और बढ़ोतरी नहीं होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीएसई सेंसेक्स 742 अंक उछल करके 65,675 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 231 अंक बढ़ करके 19,675 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 325 अंक और निफ्टी 82 अंक नीचे गिर के बंद हुए थे। संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जेपी एसोसिएट्स ने आईसीआईसीआई बैंक का कर्ज आंशिक रूप से चुकाने के लिए उसे अपनी 7.71% हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। मौजूदा बाजार मूल्य पर इन शेयरों की कीमत 366 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का जेएल पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जेपी एसोसिएट सीमेंट, निर्माण, होटल और रियल एस्टेट सहित कई व्यवसायों में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि 7% के आसपास रहने का अनुमान है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उस समय भारत की जीडीपी 5,000 अरब डॉलर के स्तर को भी पार कर जाएगी। भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। देश का श्रम बाजार
संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में रोजगार जैसे विषय पर पुराने जमाने की टिप्पणियों की फिर से व्याख्या करने की वकालत की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार के जोर देने से निचले स्तर पर मौजूद लोगों को सहायता मिली है। इस वजह से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। चलिए अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा। टाटा मोटर्स की सहयोगी इकाई ने 13 नवंबर को सेबी के पास दस्तावेज जमा किए थे। आईपीओ में 6 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA भी 2150 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आ रही है। इसका आईपीओ 21 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।